हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रितिका, एमपीटी न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। अभी जो लास्ट 2 वीडियोस थी हमारी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के ऊपर, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की इंट्रोडक्शन देखी थी और उसकी हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस करा था। जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को डिस्कस करा था। अभी जो ये थर्ड पार्ट है इसमें हम ब्रेन स्टेम के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे कि इसके अंडर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं और उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, सारा कुछ। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ना थोड़ा सा पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं कि जो हमने स्पाइनल कॉर्ड के, अभी ये मिड ब्रेन है, ये मोन्स है, ये मेडुला है, ठीक है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड के हमने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस देखे थे वो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेवल है वो कंट्रोल कर रही थी और स्पाइनल कॉर्ड आगे मसल्स को कंट्रोल कर रही थी। वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इंटीग्रेट हो रहे थे, वो ऊपर नहीं जा रहे थे। ठीक है, इनवॉलंटरी जो थे हमारे। अभी जो ब्रेन स्टेम वाले हैं वो ये ब्रेन स्टेम के सारे जो तीनों, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन स्टेम के। ये हमारे पास हो गया मिड ब्रेन, ठीक है, ये हो गया पोन्स और ये हो गया मेडुला। अब ये जो तीनों पार्ट्स है ना, ये तीनों पार्ट्स मिलके एक तरह से, ये तीनों पार्ट्स एक टीम वर्क बना के ये वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं इनको इंटीग्रेट करते हैं। जो ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस आगे हम देखेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स, एटीएनआर, एसटीएनआर ऐसे आ जाते हैं। अभी ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे ये रिफ्लेक्सेस हैं सिर्फ एक ही पार्ट कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मोरो रिफ्लेक्स को सिर्फ हमारा ब्रेन स्टेम का वाला पार्ट ही कंट्रोल कर रहा है या पोन्स वाला कर रहा है या मेडुला वाला कर रहा है, ऐसा नहीं है। मोरो रिफ्लेक्स को ये तीनों, मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला, ये तीनों एज अ टीम वर्क काम करते हैं और एक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करते हैं। अभी जब हम मोरो रिफ्लेक्स पढ़ेंगे ना, उसकी एक एग्जांपल देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये तीनों एज अ टीम वर्क कैसे काम करता है और एक रिफ्लेक्स को कैसे ये इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल एटीएनआर रिफ्लेक्स है या एसटीएनआर है, ये भी ऐसे ही सेम काम करते हैं। ये तीनों मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों एक फ्रेमवर्क की तरह, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और ये रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करवाते हैं। ये नहीं है कि एक अकेला मिड ब्रेन या पोन्स या मेडुला ही इनके ऊपर जो है काम कर रहा है। ठीक है, अभी जो है डिफरेंस क्या था, जो हमारे स्पाइनल कोड वाले जो हमने रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन विड्रॉल था, उसमें क्रॉस एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन थ्रस्ट था, ठीक है। वो हमारे मेनली कौन से थे, प्रोटेक्शन के लिए थे। ठीक है, वो हमारे प्रोटेक्टिव वाले रिफ्लेक्सेस थे ज़्यादातर। और वो मान लो एक लिम्ब के ऊपर ही काम कर रहे थे, ठीक है, वो हमारे लिम्ब बेस्ड थे। ठीक है, जैसे कि हमने सोल ऑफ द फुट पे कोई स्टिमुलस दिया और फ्लेक्शन विड्रॉल में क्या हो रहा था, वो एकदम से फ्लेक्स कर रहा है, खुद को प्रिवेंट कर रहा है अपने नॉशियस स्टिमुलस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन थ्रस्ट जो था, एक्सटेंशन थ्रस्ट में क्या हो रहा था, वो पुश कर रहा था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा सारा। ये मेनली प्रोटेक्टिव और लिम्ब बेस्ड वाले थे। ऐसे जो हमारे ब्रेन स्टेम वाले होते हैं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेन स्टेम वाले रिफ्लेक्सेस हमारे, जो भी बच्चे की जो पोस्चर कंट्रोल होएगा, ठीक है, पोस्चर को कंट्रोल करना, टोन को मेंटेन करना, ठीक है, बैलेंस को कंट्रोल करना, या फिर जो फीडिंग को कंट्रोल करने के, वो सारे हमारे ब्रेन स्टेम से ही इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, अभी बेबी जो है आगे चल के जब वो क्रॉलिंग करना सीखता है, ठीक है, क्रॉलिंग से पहले वो क्या होता है, अपना क्वाड्रीपोड पोजीशन मेंटेन करता है, फिर उसके बाद वो क्रॉलिंग करना सीखता है, उसी में ही वो अपनी टोन को मेंटेन करता है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करता है, उसके बाद वो उसकी सिटिंग आती है। तो ये सारी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम, जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन बनते हैं ना आगे जाके हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फिर हमारे इनवॉलंटरी से, ठीक है, ये इनवॉलंटरी हो गए, इनवॉलंटरी से ये वॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन स्टेम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की थोड़ी सी डेफिनेशन। अभी जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं ब्रेन स्टेम वाले ओनली आर डिस्क्राइब्ड फंक्शनली, ओके, नॉट ऑलवेज बाय अ सिंगल शार्पली डिफाइंड ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स। एक सेकेंड, अभी ये तो मैंने ऊपर आपको समझाया, ठीक है, कि ये एक तरह से ये टीम वर्क की तरह ये काम करता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका एक ही सेगमेंट काम कर रहा है, ये तीनों मिलके एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तभी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्राइब्ड फंक्शनली नॉट ऑलवेज बाय अ सिंगल शार्पली डिफाइंड, एक सिंगल ब्रेन स्टेम लेवल नहीं काम करता, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों मिलके एक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स के आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे तीनों मिलके काम करते हैं। अब मैनी रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व मोर देन वन ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सेस होते क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिक,
इनवॉलंटरी होते हैं रिफ्लेक्सेस, ये तो फर्स्ट वीडियो में सारा क्लियर है आपको, ठीक है। अर्ली इन्फेंसी में ये प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे ब्रेन स्टेम के लेवल कंट्रोल कर रहे हैं उनको हम ब्रेन स्टेम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बोल देते हैं, ठीक है। मेनली ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं? मसल टोन के लिए, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पोस्चर, हेड बॉडी रिलेशनशिप, ये हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल ATNR रिफ्लेक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेड बॉडी रिलेशनशिप के लिए। फीडिंग रिफ्लेक्सेस, फीडिंग में कौन सा आता है? जैसे हमारे पास रूटिंग रिफ्लेक्स आता है, सकिंग रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। ये नॉर्मली इनहिबिट हो जाते हैं जब हमारी कॉर्टिकल मैच्योरिटी आती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहले तो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जैसे ही हमारी कॉर्टिकल मैच्योरिटी आ जाती है वो आगे वॉलंटरी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं हमारे ब्रेन स्टेम के अंडर? मोरो रिफ्लेक्स हम पढ़ेंगे, ATNR, STNR, TLR, फीडिंग रिफ्लेक्सेस। फीडिंग में हमारे पास मेनली 3 आते हैं, रूटिंग, सकिंग और स्वेलिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये जो मेनली रूटिंग सकिंग वाला होता है, ये जब फीड करना होता है ना, जब बेबी फीड करता है, ठीक है, उस टाइम पे हमारे रूटिंग और जो मेनली सकिंग रिफ्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंटीग्रेट होते हैं, तभी बेबी जो है फीड कर पाता है, ठीक है। अभी हम एक एक रिफ्लेक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। अभी मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले पिक्चर के थ्रू करेंगे, वैसे ही जैसे लास्ट में करा था हमने। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें जैसे ही हम इन्फेंट की जो नेक है ना, नेक को ऐसे होल्ड करेगा थेरेपिस्ट और नेक को फ्लेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। जैसे ही थेरेपिस्ट इन्फेंट की नेक को फ्लेक्शन में लेके जाएगा ना, आगे को फ्लेक्शन में लेके जाएगा, एकदम से बेबी का क्या रिस्पॉन्स होएगा? इसमें 2 फेजेस में इसके रिस्पॉन्स होंगे। वो 2 फेजेस में क्या है? जैसे पहले तो फ्लेक्शन में लेके गए, फ्लेक्शन के बाद एकदम से ड्रॉप कर देना है। हेड को फ्लेक्शन करा, उसके बाद हाथ जो है वो पार्ट अवे हो जाएंगे, ठीक है, एकदम से दूर करके उसको बेबी के हेड को ड्रॉप करोगे। जैसे ही ड्रॉप करोगे 2 फेजेस में रिस्पॉन्स आएगा। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होएगा वो होएगा बेबी की जो आर्म है वो एकदम से एक्सटेंशन और एबडक्शन में लेके जाएगा, मतलब ओपनिंग ऑफ द आर्म्स करेगा। उसके बाद ये फर्स्ट फेज आ गया और सेकेंड फेज में वो आर्म की फ्लेक्शन और एडक्शन करेगा। ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग फेज, ठीक है। एक हो गया अपने पास ओपनिंग फेज, एक हो गया क्लोजिंग फेज, कि ये एकदम से ओपन करेगा और ये क्लोज करेगा। अब ये फेजेस एकदम से साथ के साथ होते हैं, ये हमें पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एकदम से फ्लेक्स करा, बेबी की नेक को फ्लेक्स करा, उसके बाद एकदम से हाथ दूर कर लिए, एकदम से ड्रॉप करा हेड को, ठीक है। उसके बाद 2 फेजेस हुए, आर्म की एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड आर्म की फ्लेक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ रिस्पॉन्स क्या होता है? थर्ड रिस्पॉन्स होता है क्राइंग, ठीक है, बेबी एकदम से रोने लग जाएगा। फोर्थ रिस्पॉन्स होता है ब्रीदिंग हैविली, ठीक है, ब्रीदिंग हैविली, एकदम से बहुत हैविली वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आपको दिखेगी, ठीक है, वो करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना क्लियर है। अभी हम ऊपर देखते हैं, ये रिफ्लेक्स को पढ़ते हैं। मोरो रिफ्लेक्स क्या था? प्रिमिटिव स्टार्टल रिस्पॉन्स होएगा, सडन लॉस ऑफ द हेड सपोर्ट। जैसे ही हमने लीव करा हेड, एकदम से वो अपनी आर्म को फिर रिस्पॉन्स शो करेगा। स्टिमुलस हमने इसमें क्या देना होता है? सडन हेड ड्रॉप। इसमें स्टिमुलस क्या जाएगा? सडन हेड ड्रॉप, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या आएगा मैंने बता दिया। वैसे तो 4 रेस्पॉन्सेज होते हैं। फर्स्ट वॉज दी अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, एडक्शन एंड फ्लेक्शन आर्म्स, उसके बाद क्राइंग एंड फोर्थ वन इज हैविली ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स जो है हमारी जेस्टेशनल जो एज होती है ना, ये जो सारे हम रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे ना, एक्सेप्ट एसटीएनआर को छोड़ के बाकी हम जितने भी रिफ्लेक्स पढ़ेंगे वो जेस्टेशनल एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये डिसअपेयर कब होते हैं वो हम एक एक एज डिस्कस कर लेंगे एंड तक, कब तक ये डिसअपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो मोरो रिफ्लेक्स है ये 4 to 6 मंथ्स में डिसअपेयर हो जाता है और होना भी चाहिए, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्स की क्या सिग्निफिकेंस है? ये रिफ्लेक्स हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अलर्टिंग रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। इससे पता लग जाता है कि ब्रेन स्टेम हमारा फंक्शन में है, कि बेबी अलर्ट हो गया, कि ठीक है। जैसे ही हमने हेड को फ्लेक्स करके एकदम से एक्सटेंशन में ड्रॉप करा ना, तो एकदम से उसका जब ये रिस्पॉन्स आया तो मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से एक्सटेंशन करी, फिर उसने अपना प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को फ्लेक्शन कर ली और उसके बाद वो रोना स्टार्ट हो गया और हैविली ब्रीथ करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस रिफ्लेक्स की सिग्निफिकेंस होती है। इससे हमें पता चल जाता है ठीक है बेबी का प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो ओके है और ब्रेन स्टेम जो है उसका अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो ये रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, अगर मान लो ये रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो इट मीन्स उसकी CNS डिप्रेशन है। अब यहाँ पे CNS का मतलब आपने कोर्टिकल एरिया नहीं समझना, यहाँ पे CNS डिप्रेशन का मतलब उसकी ब्रेन स्टेम नहीं काम कर रही, ठीक है, ब्रेन स्टेम फंक्शन में नहीं है। एसिमेट्री, मान लो
एसिमेट्री हो रही है, इट मीन्स एक साइड की वो आर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर रहा है, एबडक्शन एडक्शन कर रहा है, और एक साइड की नहीं कर रहा। हो सकता है उसके कोई ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो एक साइड पे, तो वो आर्म की मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, हो सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो। अगर मान लो ये रिफ्लेक्स परसिस्ट कर गया 4 to 6 मंथ से ज़्यादा भी, हम 8 मंथ 9 मंथ, बेबी मान लो 11-12 मंथ का हमारे पास आ रहा है, उस टाइम भी हम देख रहे हैं कि मोरो रिफ्लेक्स अभी तो उसका है, अभी तो ये डिसअपेयर हुआ नहीं, जबकि वो 4 to 6 मंथ में डिसअपेयर हो जाना चाहिए था, तो हो सकता है उसको CPO, ठीक है। अभी आगे जितने भी रिफ्लेक्सेस ये परसिस्ट करेंगे ना, तो इसका मेनली हम पता कर सकते हैं कि हो सकता है बेबी को सेरिब्रल पाल्सी हो, CPO, ठीक है। अभी हमने मोरो रिफ्लेक्स में एक और चीज़ देखनी थी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था कि इसमें वो ब्रेन स्टेम वाला कैसे होता है, ठीक है। अभी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मैंने ऊपर बताया था ना, ये तीनों इकट्ठे फंक्शन करते हैं एज अ टीम वर्क, तो ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होता है। वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल मान लो बेबी की हम हेड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, फ्लेक्शन से एकदम से उसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं और वो एक्सटेंशन में जा रहा है, तो ये चीज़ हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम लेके जा रहा है कहाँ पे? मिड ब्रेन वाले लेवल पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना, मिड ब्रेन वाले लेवल पे जो है, जो बेबी के हम फ्लेक्शन फर्स्ट फेज जो हम कर रहे हैं ना, वो मिड ब्रेन वाले लेवल पे हो रहा है। सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आया था? उसकी एबडक्शन ऑफ द आर्म हुई थी और एडक्शन ऑफ द आर्म हुई थी। ये इसका क्या मतलब है? बेबी एकदम से एक्टिवेट हुआ, नेक की पोजीशन चेंज हुई, वेस्टिबुलर सिस्टम चेंज हुआ, और एकदम से एक्टिवेट होने से उसने आर्म की पोजीशन चेंज करी, वो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन की पोन्स वाली लेवल पे हो रहा है। ये चीज़ हमारे पोन्स वाले लेवल पे हो रही है जब वो अपनी आर्म की एबडक्शन कर रहा है, एडक्शन कर रहा है, ओके। थर्ड, उसने हैविली ब्रीदिंग, ठीक है, हैविली ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी और बेबी जो है रोने लग गया, वो चीज़ हमारी हो रही है मेडुला वाले लेवल पे, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्लियर होएगा कि कैसे तीनों एक्ट करते हैं एक टीम वर्क की तरह एक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करवाने पे। और ये नहीं है कि ये वाला रिफ्लेक्स सिर्फ इसमें मिड ब्रेन में होएगा, पोन्स में होगा, मेडुला में होगा, ये तीनों हेल्प कर रहे हैं एक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने। अब इसमें मैंने ये एग्जांपल दे दी कैसे हो रहा है, ऐसे ही सेम हमारे सारे जो आगे रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, वो सारे मिड ब्रेन, पोन्स, तीनों जो पार्ट है हमारे ब्रेन स्टेम के, तीनों काम करते हैं एक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करवाने में, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? ATNR रिफ्लेक्स, ठीक है। ATNR की फुल फॉर्म क्या होती है? एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अभी इसका पहले पिक्चर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इन्फेंट की नेक को टर्न करते हैं ना, जिस साइड पे हम नेक टर्न करेंगे, उस साइड की जो लिम्ब है वो एकदम से एक्सटेंशन में चले जाएगी, अपर लिम्ब भी और लोअर लिम्ब भी, ठीक है। नेक हमने मान लो इसकी लेफ्ट साइड को टर्न करी, तो लेफ्ट साइड की जो लिम्ब है, अपर लिम्ब भी एक्सटेंशन में आ गई, लोअर लिम्ब भी एक्सटेंशन में आ गई, बट जो ऑपोजिट साइड की लिम्ब है ना, ठीक है, ऑपोजिट साइड की लिम्ब है वो दोनों ही फ्लेक्शन में है, ठीक है। अपर लिम्ब भी फ्लेक्शन में है और लोअर लिम्ब भी फ्लेक्शन में है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आगे ऊपर पढ़ते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेट कैसे होता है, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं कि जिस साइड को हम टर्न करेंगे, ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम राइट साइड को टर्न करते हैं ना, इसकी नेक राइट साइड को टर्न करते हैं, तो राइट साइड की जो लिम्ब है वो एकदम से एक्सटेंशन में चली जाती, और लेफ्ट साइड की जो लिम्ब है वो एकदम से फ्लेक्शन में चली जाती, ठीक है। अभी इसको हम ऊपर देखते हैं। ये जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स इन विच हेड टर्निंग इन्फ्लुएंसेस लिम्ब पोस्चर। जैसे हम हेड को टर्न करते हैं एक साइड पे, जिस साइड टर्न करा उस साइड एक्सटेंशन, ऑपोजिट साइड में फ्लेक्शन। स्टिमुलस क्या दे सकते हैं? टर्निंग दी हेड इज अ स्टिमुलस, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या आएगा देख लिया हमने, फेस वाली जो साइड होएगी एक्सटेंशन होएगी आर्म और लेग की, जो स्कल वाली साइड होएगी फ्लेक्शन होएगी, ठीक है। डिसअपियर, सेम जैसे मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो रहा था, ये आएगा कब? जेस्टेशनल एज में ये आ जाएगा, ठीक है। जेस्टेशनल एज में ये रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और 4 to 6 मंथ्स में ये जो है डिसअपियर हो जाता है। अब इस रिफ्लेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है? इस सिग्निफिकेंस को ना अभी ध्यान से समझना। इस रिफ्लेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वो कैसे? अब जिस साइड बेबी की नेक को हमने टर्न करा है, उस साइड की विजन से वो अपना हैंड जो है वो देख पा रहा है, ठीक है। उस साइड की विजन से अपना हैंड वो है वो इजीली देख पा रहा है, ठीक है। अभी इससे क्या होता है, बेबी के ना यही रिफ्लेक्स होता है कि जब जो इन्फेंट है ना अपना क्लियरली हैंड को जो है वो देख पाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स होता है कि जिस साइड हमने टर्न करा उस साइड के वो हैंड को देख रहा है। अभी ये ना, जब इसकी मेन इंपॉर्टेंस तब आती है जब ये धीरे धीरे वॉलंटरी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ना, तब क्या होता है, ये जो बेबी है ना ये देख रहा है अपने हैंड को, और धीरे धीरे ये हैंड को अपना उठाना शुरू करेगा और मिड लाइन में लेके आना शुरू करेगा अपने दोनों हैंड को,
ठीक है। मतलब ये रिफ्लेक्स तो इनवॉलंटरी है, उसके बाद जब इसने वॉलंटरी में कन्वर्ट होना है ना, तब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अभी इस फोटो से समझो, अभी बच्चे आपने देखे होंगे कि मिड लाइन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, कि मिड लाइन में चीज़ों के साथ जो दोनों हाथ अपने मिड लाइन में लेके आके और जो अपने ऑब्जेक्ट है, जो अपने टॉयज़ हैं उनके साथ जो है खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये जो मिड लाइन एक्टिविटी है ये कहाँ से आई, ये ATNR रिफ्लेक्स के थ्रू आई, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहला विजन अपने हैंड को देखता है, उसके बाद जब वो वॉलंटरी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे मिड लाइन में आके अपना जो है खेलना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी विजन और लिम्ब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है, मान लो वो मिड लाइन में आया, अब मिड लाइन ही जब वो आता है ना, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रोलिंग करना भी स्टार्ट करता है, मिड लाइन से रोलिंग करना भी स्टार्ट करता है, ठीक है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद ये हमारी हेल्प करता है रोलिंग में, ठीक है, हेल्प्स इन रोलिंग, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हुई, वो खेलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसी से ही उसकी रोलिंग डेवलप हो जाती है ATNR से, ठीक है। अभी इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होएगी, मान लो ये रिफ्लेक्स अगर परसिस्ट कर गया, अगर ये रिफ्लेक्स परसिस्ट कर गया तो हम ऊपर देख चुके हैं मिड लाइन कंट्रोल उसका पुअर हो जाएगा और उसकी रोलिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मान लो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में जो है ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर ये रिफ्लेक्स परसिस्ट कर जाए, ऐसी CP था, अगर हमें 10 मंथ्स में 11 या 12 में देखने को मिलता है, हो सकता है बच्चे को CP हो, ठीक है। तो इसकी ये मेन सिग्निफिकेंस हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रोलिंग वाली याद रखना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया STNR, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसको पिक्चर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम बेबी को एक्सटेंशन में करेंगे ना, जैसे ही उसकी जो नेक है उसको हम एक्सटेंशन में लेके जाएंगे, तो उससे क्या होएगा, अपर लिम्ब उसकी एक्सटेंशन में चली जाएगी और लोअर लिम्ब उसकी फ्लेक्शन में चली जाएगी। अभी ये होता क्यों है, दोनों अपोजिट क्यों आते हैं, अपर एक्सटेंशन और लोअर फ्लेक्शन, ये आगे जाके आपको समझ आएगा। जैसे ही हम उसकी नेक मान लो फ्लेक्शन में कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, अपर लिम्ब फ्लेक्शन में चली जाएगी और लोअर लिम्ब एक्सटेंशन में चली जाएगी, ठीक है। मीन्स अपर लिम्ब और जो लोअर लिम्ब है इनका रिवर्स एक्शन होता है, ठीक है, दोनों का रिवर्स चलता है, अपर लिम्ब एक्सटेंशन में जा रही है तो लोअर लिम्ब फ्लेक्शन में जा रही है। अभी STNR रिफ्लेक्स ही है जो हमारा क्रॉलिंग में हेल्प करता है आगे जाके, ठीक है। क्रॉलिंग में कैसे, सबसे पहले उसको क्वाड्रीपोड पोजीशन में आना है तभी वो क्रॉलिंग में जाएगा ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ब्रेन स्टेम जो है ना, उसको ना 2 टोन में कन्वर्ट कर देता है, अपर लोम की टोन अलग कर देता है, लोअर लिम्ब की टोन जो है वो अलग कर देता है। तो इससे बेबी क्वाड्रीपोड पोजीशन मेंटेन करना सीखता है। क्वाड्रीपोड पोजीशन से आगे वो धीरे धीरे क्रॉलिंग में, जो उसकी वॉलंटरी मूवमेंट में ये कन्वर्ट होता है ना, तो वो क्रॉलिंग करना सीखता है, ठीक है। अभी यही एक रिफ्लेक्स है, ऊपर भी मैंने बताया था STNR है, जो हमारा लेट आता है। ये रिफ्लेक्स जेस्टेशन में नहीं आता, ये रिफ्लेक्स हमारा 4 to 6 मंथ में आता है। क्यों, अभी क्रॉलिंग और क्वाड्रीपोड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में तो आती नहीं है, ठीक है। क्रॉलिंग और क्वाड्रीपोड तो हमारी 3 मंथ्स के बाद ही आती है ना। तो इसके बाद ही जो STNR रिफ्लेक्स है उसके बाद ही इसकी इंपॉर्टेंस है आने की, अगर ये उसके बाद आएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो STNR रिफ्लेक्स, बस ये बेबी को क्रॉलिंग जब होनी है, जब उसको क्वाड्रीपोड पोजीशन मेंटेन करनी है, तभी उसकी हेल्प करवाने के लिए आता है। तो 4 to 6 मंथ्स में ये आता है और 8 to 12 मंथ्स में जाके इसकी डिसअपेयरेंस होती है, जब बेबी फुली इंडिपेंडेंट सिटिंग सीख जाता है। सिटिंग में भी ये रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि क्वाड्रीपोड में आएगा, क्रॉलिंग करेगा, उसके बाद जब बेबी सिटिंग करता है ना एक्सटेंशन करके, तो उसमें भी ये वाला रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं। रिफ्लेक्स जो है लिंक्स विद नेक कंट्रोल, नेक मूवमेंट के साथ ये लिंक होता है सिमेट्रिकली बट सिमेट्रिकली, ठीक है। जैसे ही नेक की एक्सटेंशन करेंगे, इसका स्टिमुलस क्या होएगा, नेक की फ्लेक्शन करी तो आर्म फ्लेक्स लेग एक्सटेंड, वैसे ही ऑपोजिट हो गया, एक याद कर लो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, नेक की एक्सटेंशन करी तो आर्म्स एक्सटेंड एंड लेग्स फ्लेक्स। अपीयर डिसअपियर मैंने बता दिया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये ट्रांजिशन में हेल्प करता है फ्रॉम लाइंग टू क्वाड्रीपोड, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। प्रिपेयर्स फॉर क्रॉलिंग के लिए प्रिपेयर करता है। अब मान लो ये रिफ्लेक्स अगर परसिस्ट कर जाता है तो सिटिंग पोस्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हेल्प करता था उसमें, क्रॉलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। W सिटिंग, अभी ये पॉइंट समझना, W सिटिंग क्या होता है, जब बेबी अपनी हिप और नी को फुली फ्लेक्स करके जब बैठता है ना, वो W सिटिंग होती है। क्यों W सिटिंग क्यों करता है, अगर मान लो ये रिफ्लेक्स जो है परसिस्ट कर गया तो W सिटिंग क्यों आई, क्योंकि ये रिफ्लेक्स ने आगे चल के इंडिपेंडेंट जो सिटिंग है उसका सिटिंग बैलेंस बनाना था, ठीक है, इंडिपेंडेंट सिटिंग बैलेंस उसका बनाना था। अब वो इंडिपेंडेंट सिटिंग बैलेंस वॉलंटरी मूवमेंट वॉलंटरी बनाएगा ना, सिटिंग बैलेंस तो वो वॉलंटरी बनाएगा, ये रिफ्लेक्स तो वॉलंटरी सिटिंग करके गायब हो गया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स जा ही नहीं रहा,
ठीक है, ये रिफ्लेक्स जा ही नहीं रहा। और बेबी की ऐसे ही जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है। तो वो बेबी जो है उसकी सिटिंग को अटेन करने के लिए ना, मान लो अभी उसने बैठना है, तो वो अपने आप को ज़्यादा बैलेंस्ड, ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में खुद को बिठाने की कोशिश करेगा। तो इट मीन्स वो ज़्यादातर वो बच्चे जो हैं डब्ल्यू सिटिंग बहुत ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, STNR रिफ्लेक्स अगर जिनका परसिस्ट है वो बच्चे जो हैं डब्ल्यू सिटिंग में ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि उनका जो अपराइट पोस्चर है ना वो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स जाएगा तभी उनका अपराइट पोस्चर सिटिंग बैलेंस आएगा। वो जा ही नहीं रहा तो वो डब्ल्यू सिटिंग करते हैं। अभी एक और पॉइंट याद रखना, ये जो STNR रिफ्लेक्स होता है ना, ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी कैसे ऑपोजिट वर्क कर सकती है। ठीक है, अपर बॉडी एक्सटेंशन में और लोअर बॉडी फ्लेक्शन में ये ऑपोजिट कैसे वर्क कर सकती है, ये भी यही रिफ्लेक्स सिखाता है STNR। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ऑपोजिट काम करवा सकते हैं, सेम नहीं करवा सकते। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिफ्लेक्स हम डिस्कस करते हैं TLR। अब इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, TLR उससे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है। ठीक है, टोनिक लैब्रिंथाइन रिफ्लेक्स ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये रिफ्लेक्स ना ग्रेविटी ज़्यादातर एक्ट करती है इस रिफ्लेक्स में। सुपाइन लाइंग में अगर बेबी मान लो सुपाइन लाइंग में है तो उसकी नेक जो है एक्सटेंशन में रहेगी। ठीक है, अभी अगर नेक एक्सटेंशन में रहेगी ना तो ग्रेविटी अपनी तरफ उसकी लिम्स को जो है खींचेगी। तो अपनी तरफ खींचेगी तो उसकी दोनों आर्म्स और दोनों जो लेग्स हैं, अपर लिम और लोअर लिम, दोनों ही उसकी सारी बॉडी ही एक्सटेंशन में चली जाएगी। कंप्लीट बॉडी उसकी जो है एक्सटेंशन, ये होल बॉडी रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अब जैसे ही बेबी को आप प्रोन में करोगे ना, ये करके देखना। ठीक है, किसी इन्फेंट के ऊपर जैसे ही प्रोन में करोगे तो उसकी नेक जो है फ्लेक्शन में चली जाएगी। अब अगर नेक फ्लेक्शन में गई तो फिर से ग्रेविटी ने एक्ट करा बॉडी के ऊपर, और वो ग्रेविटी ऐसे इंटरनली मान लो एक्ट कर रही है तो उसने अपर बॉडी और लोअर लिम जो है दोनों को फ्लेक्शन में कर दिया। ठीक है, ये रिफ्लेक्स में ऐसे ही होता है। सुपाइन में नेक एक्सटेंशन में है, फुल बॉडी इज इन एक्सटेंशन। प्रोन में नेक फ्लेक्शन में है, फुल बॉडी इज इन फ्लेक्शन। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, ये मान लो एक्सटेंसर टोन जो है ना, इसमें जाके वॉलंटरी मूवमेंट में क्या ये कन्वर्ट होगा और बेबी क्या करेगा। ये जो एक्सटेंशन टोन है ना, ये प्रिपेयर करती है ताकि बेबी जो है आगे चल के खुद को अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर पाए। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन टोन है, ताकि वो अभी ये एक्सटेंशन है उसके बाद वो फ्लेक्शन करेगा, हैंड को अपने मिड लाइन में लेके आएगा। ठीक है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट करने के लिए ये रिफ्लेक्स इसीलिए ही इंटीग्रेट होता है, ताकि वो अपने वॉलंटरी में जब वो कन्वर्ट होएगा ना, ताकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है, अगर ये एक्सटेंशन में कर रहा है तो वो बेबी जो है अपनी आर्म्स और लिम्स को फ्लेक्शन में लेके आए। ठीक है, वैसे ही प्रोन में अगर ये चीज़ हो रही है, ठीक है, मान लो फ्लेक्शन में है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट करके अपर लिम और लोअर लिम को एक्सटेंशन में लेके आए। इससे और क्या पता चलता है, बेबी को डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि जैसे कि वो अपनी टमी वाली पोजीशन पे है या फिर अपनी बैक वाली पोजीशन पे है। ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए एक इन्फेंट को। तो ये रिफ्लेक्स है, उसको इसकी भी क्लैरिटी आती है कि मैं अपनी कौन सी पोजीशन में हूँ। ठीक है, टमी वाली पोजीशन में हूँ तो वो पूरा फ्लेक्स हो जाएगा, अगर वो बैक वाली पोजीशन में पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद उसने अगेंस्ट ग्रेविटी खुद वॉलंटरी मूवमेंट करके खुद को उसके ऑपोजिट वर्क करवाना है। ठीक है, अभी उसके बाद जैसे मिड लाइन में ये ले आया, मिड लाइन के बाद उसकी रोलिंग आ जाएगी, यहाँ पे वो क्वाड्रीपोड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑपोजिट टू ग्रेविटी करना, ये रिफ्लेक्स के ऑपोजिट काम करना। अब ये जो रिफ्लेक्स है, इन विच हेड पोजीशन रिलेटिव टू ग्रेविटी जो है अफेक्ट करती है बॉडी की टोन को। स्टिमुलस क्या देना होता है, हेड पोजीशन। बस बेबी सुपाइन में है, प्रोन में है, यही स्टिमुलस है। नेक की पोजीशन उसकी चेंज होएगी तो उसकी पूरी बॉडी की टोन जो है वो चेंज हो जाएगी। सुपाइन में एक्सटेंशन टोन हो जाती है, प्रोन में फ्लेक्शन टोन हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्स जो है हमारा 6 मंथ्स तक डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस यही है अभी जो मैंने बताई, डेवलप पोस्टरल टोन इन्फ्लुएंसेस एंटी ग्रेविटी कंट्रोल, कि उसका एंटी ग्रेविटी कंट्रोल कैसे आएगा, पोस्टरल टोन कैसे आएगी। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो ये रिफ्लेक्स अगर परसिस्ट कर गया तो सेम पुअर बैलेंस, रोलिंग नहीं होएगी, सिटिंग नहीं होएगी, बेबी टोन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, सारा कुछ। ठीक है, ओके। लास्ट जो रिफ्लेक्सेस अभी हम डिस्कस करते हैं, बहुत इजी रिफ्लेक्सेस हैं अभी ये, फीडिंग रिफ्लेक्सेस रह गए। अभी फीडिंग रिफ्लेक्सेस में 3 हमने देखे थे, रूटिंग, सकिंग एंड स्वेलिंग। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, पहले पिक्चर से देखते हैं। जैसे ही इन्फेंट की एंगल ऑफ द माउथ पे आप स्ट्रोक करोगे ना, एंगल ऑफ द माउथ पे स्ट्रोक करोगे तो उसी साइड ही वो नेक को अपनी इट मीन्स रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
नेक को रोटेट करेगा और इवन उसके जो लिप्स है ना, लिप्स वाली साइड, वो भी उस चीज़ को भी वो रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे ही होता है कि जिस साइड बेबी जो है अपनी नेक रूटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू वो अपनी नेक को सेम साइड, ठीक है, जब वो निपल के पास लेके जाता है अपने माउथ को तो वो नेक को सेम साइड रोटेट करता है और अपने लिप्स के एंगल ऑफ द माउथ को भी उसी साइड रोटेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सकिंग रिफ्लेक्स आता है, उससे वो इट मीन्स सक करता है, ठीक है, सक करना स्टार्ट करता है। तो यही रिफ्लेक्स हेल्प करते हैं फीडिंग में, ठीक है। अभी इसका स्टिमुलस क्या होता है, स्ट्रोक योर फिंगर, जैसे ही हम एंगल ऑफ द लिटरल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ पे स्ट्रोक करेंगे, ठीक है, इन्फेंट क्या करेगा, टर्न इट्स हेड टूवर्ड द साइड ऑफ द स्ट्रोक टर्न करेगा और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ई वर्जन ऑफ द लिप हो रही है सेम साइड, ठीक है, आप यहाँ पे ई वर्जन ऑफ द लिप को है वो नोट करोगे। अब ये रिफ्लेक्स जो है डिसअपेयर हो जाता है 3 to 4 मंथ्स में, जेस्टेशन में ये स्टार्ट हो जाता है आना। ये सिंपल है, बस फीडिंग रूटिंग रिफ्लेक्स का इतना ही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम सकिंग रिफ्लेक्स में देखते हैं। इसको चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेट करने के लिए अपनी जो फिंगर है वो माउथ में इंसर्ट करके उसके जो हार्ड पैलेट होता है ना, हमारे ऊपर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है, तो हार्ड पैलेट को टच करवानी है फिंगर। जैसे ही आप टच करवाओगे बेबी का सकिंग रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, वो सक करना स्टार्ट करेगा, आपकी फिंगर को जो है वो सक करना स्टार्ट कर देगा। तो इंसर्ट द लिटिल फिंगर, ठीक है, विद वॉश्ड हैंड, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं रिफ्लेक्स तो विद प्रॉपरली वॉश्ड हैंड सैनिटाइज करके उसके बाद इनटू द माउथ ऑफ द इन्फेंट एंड टच द हार्ड पैलेट। उससे क्या होएगा, इन्फेंट विल स्टार्ट सकिंग योर फिंगर। ये भी 3 to 4 मंथ्स तक डिसअपेयर हो जाता है। एंड द लास्ट रिफ्लेक्स इज द स्वेलिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये तो सिंपल है, बेबी जब भी स्वेलो करता है किसी चीज़ को, कोई भी लिक्विड वाली जो चीज़ है उसको स्वेलो करता है, फूड या लिक्विड, तो वो फेरिंग्स के थ्रू जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है कि वो हमारे थ्रू दी फेरिंग्स हमारे इसोफेगस में जो लिक्विड है वो जा पाए, वो पास हो पाए, ठीक है, उसके अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ दी जैसे फूड और लिक्विड इन द माउथ और द फेरिंग्स, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा मसल की जो एक्टिविटी हमारे फेरिंग्स के अराउंड होती है, ताकि जो बोलस है या फिर जो हमारा लिक्विड है वो हमारा फ्रॉम द माउथ टू दी ईसोफेगस में जा पाए और एयरवेज में ना जा पाए, ठीक है। जो हमारा लैरिंग्स वाला एरिया है वहाँ पे ना जा पाए, फेरिंग्स के थ्रू हमारे ईसोफेगस में वो मसल की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और एकदम से वो जो है एनगल्फ करना स्टार्ट करेगा ये रिफ्लेक्स के थ्रू। इसको हम बोलते हैं स्वेलिंग रिफ्लेक्स। ओके, सो थैंक यू।